हेलो एवरीवन। पिछली क्लासेस में हमने थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री तक डिस्कस कर लिया था। अब उससे आगे चलते हैं। लेट अस स्टार्ट हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तीन चीजें आएंगी। सबसे पहले कंडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की एक रॉड है। इस तरह से ये रॉड है। सिंपली आप कोई सिलेंडर एज्यूम कर सकते हो, ये तो नहीं, कोई यूनिफॉर्म एरिया का सिलेंडर। इस सिलेंडर की लेंथ L है और इसका जो कर्व एरिया है, दिस कर्व्ड एरिया, इस कर्व एरिया को हमने पूरी तरह से इंसुलेट करके रखा हुआ है। ठीक है, सो द कर्व्ड एरिया इज इंसुलेटेड एंड आराम से समझना आप इसको। सपोज दैट इस वक्त इस पूरी रॉड का टेम्परेचर है θ°C। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल A। इस तरफ से हम एनर्जी सप्लाई करना शुरू करेंगे और लेट्स से हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं एट द रेट ΔQ/ΔT, जिसको हम हीट करंट का नाम भी देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है ना कि चार्ज क्रॉसिंग थ्रू द गिवन एरिया इन यूनिट टाइम, ऐसे ही एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू द गिवन एरिया इन यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड हीट करंट। तो यहां से हम ΔQ/ΔT के रेट पे एनर्जी सप्लाई करेंगे। हमने सबसे पहले इस एरिया को एनर्जी देना सप्लाई किया, ये एरिया। तो क्या होगा, एनर्जी दोगे आप तो इस एरिया के मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स अपने से आगे वाले मॉलिक्यूल्स को एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे। तो आपने एनर्जी इसको सप्लाई करी। लेट्स से आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो एट द रेट 10 जूल्स पर सेकेंड, सपोज जस्ट एग्जांपल के लिए। तो आप हर एक सेकंड में इसको 10 जूल एनर्जी दे रहे हो। ये उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी खुद एब्जॉर्ब कर लेगा। उससे क्या होगा, उससे इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा और थोड़ी एनर्जी ये आगे भेज देगा, तो आगे का भी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से इस पूरी रॉड में एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाएगा और हर जगह पर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, ट्रांजिएंट मतलब टाइम के साथ इस रॉड के अलग अलग पोजीशंस पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दैट इज ट्रांजिएंट स्टेट। सबसे तेजी से इसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा और सबसे स्लो रेट पे लास्ट वाले का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। सो टेम्परेचर कीप ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। इसको एनर्जी मिली 10, इसने उसमें से थोड़ी एब्जॉर्ब करी, बाकी आगे, उसने थोड़ी एब्जॉर्ब करी, बाकी आगे, करते करते ये एनर्जी आगे फ्लो होगी। अब ऐसा नहीं होगा आपको सर एनर्जी आगे जाते जाते खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। किसी भी सेक्शन को पीछे से जो भी एनर्जी मिली, a part of it will absorb and remaining it has to transfer आगे। क्योंकि देखो ना, मॉलिक्यूल्स है ये, जब इस सेक्शन को कोई भी एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं चल रही, कोई चीज बट रही थी लाइन में और बस आते आते इस बंदे तक आके वो चीज खत्म हो गई, ये एनर्जी का फ्लो है। इस सेक्शन को पीछे से एनर्जी मिली, ठीक है, जितनी भी मिली एनर्जी, अब होगा क्या, इसके मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशंस तेज हो जाएंगे। तो नेचुरली जब ये मॉलिक्यूल्स तेज वाइब्रेट करेंगे तो ये आगे वाले मॉलिक्यूल्स को एनर्जी पक्का ट्रांसफर करेंगे कुछ ना कुछ। सो इस तरह से ये एनर्जी फ्लो होती जाएगी और हर जगह पर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। इस वक्त अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द रेट एट विच एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू दिस रॉड, तो हम नहीं बता सकते। ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम हीट फ्लो के डायरेक्शन में आगे चले, एनर्जी का फ्लो रेट कम हो रहा है, बिकॉज एवरी सेक्शन इज एब्सॉर्बिंग सम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द हॉट साइड। ठीक है, सो कंडक्शन यही होता है जहां पे मॉलिक्यूल्स एनर्जी आगे ट्रांसफर करते जाते हैं और मॉलिक्यूल्स खुद नहीं मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं यहां वाले वहां जा रहे हैं, दिस इज कंडक्शन। ऐसे करते करते स्टेडी स्टेट आएगा। देन व्हाट विल हैपन, एट स्टेडी स्टेट हमारा ये फॉर्मूला बनेगा जो आपको पता है KA θ1 - θ2/L। अब इस जगह का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते θ1 हो गया, इस जगह का टेम्परेचर θ2, इस जगह से मेरा मतलब है रॉड के ये वाला एरिया θ1 और रॉड के इस एरिया का टेम्परेचर θ2। सिलेंडर की तरह इमेजिन करो इसको।
अब और कर्व सरफेस पूरी तरह से इंसुलेट है, इसकी लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। अब जो भी आप एनर्जी आप सप्लाई कर रहे होगे से डेल्टा Q बाय डेल्टा T, तो जितनी भी एनर्जी अब स्टेडी स्टेट आ चुकी है, ठीक है। स्टेडी स्टेट मतलब अब टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे टेम्परेचर घट रहा है। तो एट स्टेडी स्टेट व्हाट वी ऑब्जर्व कि जो रेट ऑफ हीट फ्लो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसको कहेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट θ1 माइनस θ2 बाय L, ड्रॉप इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, और ये एरिया के भी प्रोपोर्शनल है। दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो यही मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। एंड देन दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है Ka θ1 माइनस θ2 बाय L। रिवीजन के टाइम में शायद सीधे फॉर्मूला में बता देता, बट आई थिंक थोड़ा सा डिटेल तो बेटा आपको याद रहे ना। पता है समटाइम्स क्या प्रॉब्लम्स हमने देखी है इतने सालों से पढ़ाते हुए कि +1 में जब आप इस चीज को पढ़ते हो आप एक एक चीज बहुत डिटेल में ट्रांजिएंट स्टेट, स्टेडी स्टेट सब समझते हो। +2 में आके टॉपर बच्चों को छोड़ दो, वो तो दोज हु आर ट्रिमेंडस हैविंग ट्रिमेंडस डेडिकेशन, पढ़ रहे हैं चीजों को, एक एक चीज को समझ रहे हैं। ऐसे बच्चे तो रिवीजन टाइम में भी +1 में जो डिटेल में एक एक चीज पढ़ी थी सब उनके दिमाग में होती है। बट मेजॉरिटी, मैं कह रहा हूं 90% बच्चे, मेजॉरिटी के साथ होता है कि आपने जब रिवाइज किया ना डायरेक्ट फॉर्मूला रिवाइज कर लिया, अच्छा ये तो मुझे पता ही है ये होता है, बट वो बेसिक सारी चीजें गई, वो दिमाग में अब है ही नहीं हमारे, और उन्हीं पे बेस्ड अगर क्वेश्चन आ गया तो काम खत्म। तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में हम रिवाइज कर लेते हैं। सो ये आ गया फॉर्मूला, एंड प्लीज रिमेंबर यूज इट ओनली व्हेन स्टेडी स्टेट इज देयर। और इसको आप ऐसे लिख लो, H हीट करंट को मैंने H लिख दिया, दिस इज कैलोरीज पर सेकेंड या जूल पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 अपॉन L बाय Ka। और अब आप इस रिलेशन को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से कंपेयर कर सकते हो, I इज इक्वल टू V1 माइनस V2 बाय R। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं, इसको नोट कर लेना आप और याद रखना स्टेडी स्टेट आ जाने पर इस फॉर्मूले को यूज करना है। अभी बहुत कुछ है सुनने के लिए, एरिया वेरिएबल होगा तो क्या होगा, K वेरिएबल होगा तो क्या होगा, रॉड्स इन सीरीज, रॉड्स इन पैरेलल, और भी कई चीजें आएंगी। सो नाउ ये हमारे पास एक रॉड है, यूनिफॉर्म एरिया की है, फिलहाल सिलेंड्रिकल रॉड है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे मैंने दिखा दिया थोड़ा सा, ठीक है। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया A, लेंथ इसकी L, थर्मल कंडक्टिविटी K, और इसमें से जो हीट फ्लो हो रही होगी ऐसे, यहां से, एक सेकेंड पिछले पेज पे आना, यहां से आपने एनर्जी सप्लाई करी थी, स्टेडी स्टेट है, सेम एनर्जी ऐसे फ्लो करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, और इस जगह से थ्रू रेडिएशन ये एनर्जी बाहर निकल जाएगी। ये पॉइंट जरा रह गया था, थ्रू रेडिएशन, ठीक है। सो नाउ ये रॉड है हमारे पास, इसमें से जो हीट फ्लो हो रही होगी H, इस एंड का टेम्परेचर θ1, इस एंड का टेम्परेचर θ2, सो θ1 माइनस θ2 अपॉन इसका थर्मल रेजिस्टेंस L बाय Ka। ये क्वेश्चंस को आप बिल्कुल फ्लूइड मैकेनिक्स से कंपेयर कर सकते हो, जहां पे पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है, या बेटर इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर्स से कंपेयर करो। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R, यहां टेम्परेचर है θ1 तो यहां वोल्टेज V1, यहां θ2 तो यहां V2, यहां पे हीट करंट यानी एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यहां पे इलेक्ट्रिक करंट यानी चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो इस केस में ये I की वैल्यू V1 माइनस V2 बाय R ऐसे लिख सकते हो। तो दिस थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस रॉड इज इक्वल टू L बाय Ka, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। देन आगे चलते हैं। सपोज दैट इस तरह की रॉड्स अगर सीरीज में लगी हो, ये ऐसे एक रॉड लगी हुई है, ठीक है, रॉड्स इन सीरीज आप हेडिंग लिख लेना, इसका थर्मल रेजिस्टेंस मैंने ले लिया R1, ये आगे दूसरी रॉड लगी हुई है ऐसे, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R2। तो बिल्कुल ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर्स इन सीरीज जैसी सिचुएशन होगी।
सीरीज में इसका पूरा कर्व सरफेस इंसुलेट है, इसका भी पूरा कर्व सरफेस इंसुलेट है। इनफैक्ट ये जो थोड़ा सा एरिया यहाँ पे जो इसका दिखेगा साइडों से वो भी इंसुलेटेड है। यहां से आपने एनर्जी सप्लाई करी जो भी एट द रेट ऑफ एच हीट करंट, सारी की सारी एनर्जी ऐसे फ्लो करेगी और यहां से आगे निकल जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात। स्टेडी स्टेट आ चुका है। स्टेडी स्टेट का मतलब है किसी भी जगह पर अब टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, टाइम के साथ नहीं बढ़ रहा। तो किसी भी एरिया को, वो चाहे यहां का एरिया ले लो चाहे यहां का एरिया ले लो, जितनी हीट यहां से यहां फ्लो हो रही है उतनी ही यहां से यहां फ्लो करेगी, बिकॉज स्टेडी स्टेट है। ठीक है, सो अगर रॉड सीरीज में लगी है एंड इट इज अ स्टेडी स्टेट, सेम हीट करंट आगे फ्लो करता चला जाएगा। ठीक है, सो इस केस में मान लो इस जगह का टेम्परेचर है θ1, इस जगह का टेम्परेचर है θ2 और इस जंक्शन का टेम्परेचर है θj। सो आप डायरेक्टली लिख सकते हो θ1 माइनस थीटा ऑफ जंक्शन डिवाइडेड बाय R1। ये हीट फ्लो हो रही होगी पहली रॉड से, दिस इज इक्वल टू थीटा ऑफ जंक्शन माइनस θ2 डिवाइडेड बाय R2। ये जेई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह का सिंपल सा। और इस तरह के क्वेश्चंस जहां पे आप इन रॉड्स को इलेक्ट्रिकल सर्किट्स से कंपेयर करके कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस कई हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इसको नोट कर लेना। अब कंसेप्ट यही है बेटे, अब इसमें आपको h की वैल्यू पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इस तरह से, दिस h कैन ऑल्सो बी रिटन एज डायरेक्टली θ1 माइनस θ2 बाय R इक्विवेलेंट। और इन दोनों रॉड्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरह R1 प्लस R2। तो इस फॉर्मूले को यूज कर लो या इसे यूज कर लो या इसे, कुल मिला के इनमें कंसेप्ट इतना ही है। ठीक है, जैसे जेई मेन में क्वेश्चन वाज देयर कि इस तरह से ये हमारे पास एक सरफेस है, इसकी थिकनेस x, थर्मल कंडक्टिविटी k, इस जगह का टेम्परेचर T1 है। ये आगे एक और ऐसे हमारे पास सरफेस है, इसकी थिकनेस 4x, थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है 2k। लेट मी क्रॉस चेक द डेटा। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी 2k और यहाँ पे टेम्परेचर है लेट्स से T2। ठीक है, देन क्वेश्चन वाज कि अगर इसमें से फ्लो होने वाली हीट को हम लिख रहे हैं Ka T1 माइनस T2 बाई x इंटू F, तो इस F की वैल्यू हमें बतानी है। दिस वाज द क्वेश्चन। पहले समझ लो ये क्वेश्चन है कैसे। इस क्वेश्चन में सिचुएशन इज लाइक दिस कि जैसे सपोज दैट ये हमारे पास दो सरफेसेस हैं, ले लेते हैं, इस तरह से दो सरफेसेस हैं ये। ठीक है, यहां पे ये आपको साइड व्यू, सामने से व्यू देख रहे हो इस तरह से, ये वाली पूरी सरफेस का एरिया A, इसका भी एरिया A मानो, ये रजिस्टर वैसे थोड़ा सा बड़ा है, इग्नोर इट। यहां से हीट फ्लो होना शुरू होगी, इस तरफ से हीट फ्लो होना शुरू होगी। और एक बात याद रखना, ये जो थर्मल रेजिस्टेंस आप लिखते हो ना L बाय के ए, जो पिछले पेज पे लिखा था L बाय के ए, L होता है हीट फ्लो के डायरेक्शन में बॉडी की लेंथ एंड A होता है हीट फ्लो के नॉर्मल वाला एरिया। आता हूं मैं इस पे एक क्वेश्चन के साथ। सो फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, थिकनेस x, आगे वाली की 4x है, तो इस रजिस्टर को थोड़ा मोटा आप एज्यूम करो 4x। तो यहां से हीट जाएगी, इस पूरे में फ्लो होते हुए फिर इसमें जाएगी। सो ये दोनों आपस में सीरीज, ये वाला एरिया हमें इस क्वेश्चन में दिख नहीं रहा। ओके, सो इस क्वेश्चन को F की वैल्यू पूछी थी, जेई मेन का क्वेश्चन है एक पुराना। मान लो जंक्शन का टेम्परेचर T है, इसमें से फ्लो होने वाली हीट को आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे दिस इज इक्वल टू Ka इंटू T1 माइनस T अपॉन x। और सेम हीट इसमें से फ्लो हो रही, तो इसमें से फ्लो होने वाली हीट को आप क्या लिखोगे 2K A इंटू टी माइनस T2 अपॉन 4x। इसे सॉल्व करके T की वैल्यू निकाल लो और फिर T की वैल्यू, ये बेसिकली है क्या, ये हीट करंट T तो है, तो इसे सॉल्व करके आप T की वैल्यू निकालो और T की वैल्यू वापस किसी भी एक एक्सप्रेशन में आप सब्सटीट्यूट करके इससे कंपेयर कर लो, F की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ है ही नहीं, इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सो
जो मैं आपसे L और Ka बोल रहा था, ये बेसिकली आपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस में भी देखा हुआ है ये कंसेप्ट। मान लो इस तरह से मैंने ऐसे क्यूबॉइड ले लिया, ये क्यूबॉइड। अब मैंने आपसे कहा कि भाई ये क्यूबॉइड है, ये लेंथ A है, ये लेंथ B है, ये लेंथ C है, आप इसका जरा थर्मल रेजिस्टेंस मुझे बताओ। तो जब तक मैं आपको ये ना बताऊं कि हीट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, उतनी देर तक आपके लिए मुश्किल है। ये सॉलिड है पूरा, थर्मल कंडक्टिविटी K। जब तक मैं ये ना बताऊं कि हीट किस फेज से किस फेज को फ्लो हो रही है, आप इसका थर्मल रेजिस्टेंस नहीं बता पाओगे। सो इफ आई से कि हीट ये फ्रंट फेज से, ये वाले फेज से पीछे वाले फेज की ओर फ्लो हो रही है, तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस आएगा L बाय के ए। L होता है हीट फ्लो के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की लेंथ, तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस आएगा B अपॉन के, एरिया हो जाएगा दिस इज AC। ये एक्सप्रेशन आएगा। ध्यान रखना, हीट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे हीट फ्लो कर रही है इसमें। सेम में अगर हीट फ्लो ऐसे फ्लो करे तो लेंथ हो जाएगी A, एरिया हो जाएगा BC। वो आप सोच सकते हो, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर्स जैसा है, ठीक है। देन अगर ये रॉड्स आपस में पैरेलल कनेक्टेड हो, से दैट ये हमारे पास एक रॉड है, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R1, ये हमारे पास एक दूसरी रॉड है, इस रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस R2 है। इस जगह पे हमने ऐसे टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है θ1। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आप कहते हो रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो उनके अक्रॉस वोल्टेज का डिफरेंस सेम होगा। तो ऐसे ही अगर इन दोनों रॉड्स के अक्रॉस टेम्परेचर का डिफरेंस सेम है, ये θ2, तो दीज रॉड्स आर इन पैरेलल। यहां से यहां जो टोटल हीट फ्लो होगी वो होगी H1 प्लस H2, इसमें से H1 हीट फ्लो होगी, इसमें से H2 हीट फ्लो होगी। सीरीज में हीट फ्लो वाज सेम एंड टेम्परेचर अलग अलग थे, यहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस सेम है। H1 की वैल्यू आप लिख सकते हो θ1 माइनस θ2 बाय R1। H2 की वैल्यू आप लिख सकते हो θ1 माइनस θ2 बाय R2, या फिर डायरेक्ट आप टोटल H दैट इज H1 प्लस H2, इन्हें जोड़ के भी लिख सकते हो। इन्हें जोड़ के ही इनफैक्ट ये बनेगा θ1 माइनस θ2 बाय R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आता था 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये आएगी सिचुएशन। तो सीरीज पैरेलल दिख गया, उस हिसाब से सोच के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। समटाइम्स सीरीज पैरेलल नहीं समझ में आ रहा होता, जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक रॉड है, ऐसे कर्व सरफेस पूरा इंसुलेटेड है, यहाँ पे हमने एक और रॉड को कनेक्ट किया, और इन रॉड्स को हमने इस तरीके से कनेक्ट किया है कि हीट इसमें से अंदर ही अंदर इसमें जा सके, फ्लो हो सके। लेट्स से इस जगह का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इस जगह का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, इस जगह का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। एंड नाउ इफ आई आस्क, याद रखना ये ऊपर वाली रॉड भी पूरी लैटरली इंसुलेटेड है, बीच में थोड़ा हमने प्रोविजन दिया है जहां पे ये वाली रॉड कनेक्टेड है सो दैट हीट यहां से वहां जा सके। हमें जंक्शन का टेम्परेचर बताना है, द सिस्टम इज इन स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो ऐसे, और बोथ द रॉड्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, ये लेंथ L/2, ये लेंथ L/2। HC वर्मा बुक में है ये क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जांपल्स में। सो होगा क्या, लेंथ वी नो दैट थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है R, दैट इज L/Ka। फॉर द गिवन एरिया थर्मल रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ फॉर द गिवन एरिया। ये रॉड्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो मैं R प्रोपोर्शनल टू L ले सकता हूं। तो अगर मैंने इसका रेजिस्टेंस लिया R/2, तो इसका भी रेजिस्टेंस थर्मली है ये R/2, और इसका होगा R। ये रॉड अगर थोड़ी मोटी होती, एरिया को भी काउंट करके चलते फिर हम, ओके। सो अब सबसे हीटेड, ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर्स वाले आप करते हो। ये रेजिस्टर लगा है, ये रेजिस्टर लगा है, और ये रेजिस्टर, तो जैसे आप जंक्शन लॉ अप्लाई करते हो, ठीक है, यू से दैट यहाँ पे आने वाला करंट I इधर चला जाएगा, लेट्स से I2 इधर चला जाएगा I1। सेम थिंग आई विल डू हियर। मान लो इस सबसे हॉट एंड से हीट फ्लो होती हुई आ रही है H,
स्टेडी स्टेट है, सारी की सारी हीट आगे फ्लो होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, यहां पहुंच के ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गई, इधर हीट फ्लो हो गई H1, इधर हीट फ्लो हो गई H2, एज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो जैसे जंक्शन लॉ, ये भी आप यही कहते हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तभी कहते हो जितना चार्ज आया उतना चार्ज गया, ये डिटेल में हम पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो सेम कंसेप्ट वी विल यूज हेयर कि हीट फ्लो जितनी यहां से आ रही है सेम आगे जाएगी, सो H की वैल्यू H1 प्लस H2 हो जाएगी, H की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस थीटा अपॉन R बाई 2, H1 की वैल्यू आ जाएगी थीटा माइनस 0 अपॉन R बाई 2, और H2 की वैल्यू आ जाएगी थीटा माइनस 20 अपॉन R। बस इसे सॉल्व करो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, R तो कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर आ गया, तो दिस इज 200 माइनस 2 थीटा, this is equal to 2 theta and this is equal to theta minus 20, 3 theta और 2 ये आ गया 5 theta, this is equals to 20, थीटा की वैल्यू आ गई, this is 44 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन 2019 में था, द क्वेश्चन वाज लाइक दिस कि ये हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ है 2L, इस पॉइंट A और इस पॉइंट B के बीच जो टेम्परेचर का डिफरेंस मेंटेन्ड है एट स्टेडी स्टेट वो 120 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये 2019 का क्वेश्चन है। A और B के बीच, A और B ये टोटल रॉड की लेंथ है 2L, स्टेडी स्टेट है। एक और रॉड हमने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करी इस तरह से, ये एक और रॉड, आइडेंटिकल रॉड है, थोड़ी ये पतली बन गई है बट आइडेंटिकल रॉड्स हैं। ये लेंथ L बाई 2 बची, ये लेंथ L बाई 4, ये L बाई 4, ये L बाई 2 एंड दिस इज L। तो क्वेश्चन इज कि अगर A और B के बीच का टेम्परेचर 120 ही मेंटेन्ड है तो P और Q के बीच का टेम्परेचर क्या होगा। मतलब इस क्वेश्चन में ना ये पूरा सेटअप जब हमने बना लिया, ये रॉड और ऊपर वाली रॉड, अब की बात चल रही है कि अगर A और B के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस 120 तो P और Q के बीच में कितना। सोचो आप फटाफट, ये तो क्वेश्चन स्पीड में सॉल्व करो, कंडक्शन बहुत आसान है बेटे। ये चैप्टर ऐसा है इनफैक्ट पूरा हीट एंड थर्मो कि आपको ना बड़ा जल्दी आइडिया लगता है कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे करना है। रोटेशन के क्वेश्चंस हैं, सेंटर ऑफ मास कोलिजन के हैं, समटाइम्स तो पता भी नहीं लगता, ओहो ये सोचना था हमको, बाद में जाके एग्जाम हॉल से निकल के याद आता है जब रिलैक्स्ड माइंड में सोचते हैं। और ऐसा तो होता है, कईयों के साथ होता है, और ये तो ऑब्वियस है, लैक ऑफ प्रैक्टिस तो ये होगा, इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करो। तो इन पे यही एडवांटेज है कि बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ता, आपको आइडिया क्लियर है ऐसे क्वेश्चंस करने का, बड़ी जल्दी कर ले जाओगे। सो इसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट से कंपेयर कर लें, क्योंकि एरिया थ्रू आउट सबका सेम है। तो L बाई 2 लेंथ, तो ये रेजिस्टेंस मैंने R बाई 2 ले लिया, R बाई 4 ये रेजिस्टेंस R ले लिया, ये R बाई 4, ये R बाई 2 हो गया, ये भी R आ गया। तो बिटवीन P एंड Q R इफेक्टिव कितना आ रहा है जरा चेक करो। P और Q के बीच R बाई 4 और R बाई 4 आपस में सीरीज है, तो R प्लस R बाई 4 प्लस R बाई 2, 3R बाई 2, 3R बाई 2 और R आपस में पैरेलल है, सो इट इज 3R बाई 2 इंटू R अपॉन 3R बाई 2 प्लस R, ये आएगा, दिस इज इक्वल टू 3R बाई 5। सो टोटल R इफेक्टिव बिटवीन A एंड B कितना आ जाएगा, बिटवीन A एंड B 3R बाई 5 प्लस R बाई 2 प्लस R बाई 2, सो दिस इज 3R बाई 5 प्लस R, तो ये आ जाएगा 8R बाई 5, R इफेक्टिव आ गया। अब जो हीट A से B फ्लो हो रही है टोटल, थिंक ऑफ टोटल, आप भूल जाओ अब A और B के बीच ये सब सिस्टम, A और B के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये रहा। A से B व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग, लेट्स से H, सो मैं H को लिख सकता हूं थीटा A माइनस थीटा B अपॉन R इफेक्टिव, वो था 8R बाई 5, सो दिस इज इक्वल टू 120 अपॉन 8R बाई 5। अब P से Q टोटल हीट कितनी फ्लो हो रही है जरा सोचो, वही जो A से B है, यहां से जो टोटल हीट आ रही है वही तो आगे यहां पार्ट्स में होके जा रही है। तो अगर मैं आपसे कहूं P से Q
व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट विच इज फ्लोइंग, दैट इज दिस H ओनली, यही आगे आके दो हिस्सों में बट के ऐसे जा रही है। सो P से Q भी यही हीट फ्लो हो रही है, तो उसको मैं लिख सकता हूं थीटा P माइनस थीटा Q अपॉन P से Q के बीच का रेजिस्टेंस, दैट वाज 3R/5। बस इन्हें इक्वेट कर दो, यू विल गेट द आंसर 120 अपॉन 8, R/5 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू थीटा P माइनस थीटा Q, दिस इज थीटा P माइनस थीटा Q अपॉन 3। यहां से आंसर आ जाएगा हमारे पास, दिस आंसर इज थीटा P माइनस थीटा Q, दिस इज 120 इंटू 3/8, 45 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर है। ठीक है, सो P और Q के बीच का टेम्परेचर आ गया 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये 2019 का। अब 2020 के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करके देखना, कंडक्शन के इसी लेवल के क्वेश्चंस हैं। ओके, आगे चलते हैं आप। अब जैसे एचसी वर्मा बुक में एक क्वेश्चन है बेस्ड ऑन ट्रांजिएंट स्टेट, ये क्वेश्चन आप देख लेना। एचसी वर्मा बुक में इट इज क्वेश्चन नंबर 18, जो ये वाला चैप्टर है हीट ट्रांसफर का, उसकी एक्सरसाइज में दिस 18th क्वेश्चन इज देयर। क्वेश्चन इज लाइक दिस कि ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये रॉड स्टेडी स्टेट में नहीं है। स्टेडी स्टेट में नहीं है तो इसमें से फ्लो होने वाली हीट ग्रेजुअली घट रही होगी। अब नहीं लिख सकते आपके ए थीटा 1 माइनस थीटा 2/L। नाउ व्हाट इट सेज, इस जगह पर एट दिस पोजीशन जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो है 5 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। एक तरह से ये dt/dx की वैल्यू है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ड्रॉप इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। ओके, सो dt/dx की वैल्यू है ये। तो अगर यहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट हमें पता है तो हम पूरी रॉड के लिए तो वो हीट फ्लो वाला फॉर्मूला अब नहीं लगा पाएंगे कि a थीटा 1 माइनस थीटा 2/L, बट इस छोटे से एलिमेंट के लिए इस जगह से इस जगह कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है ये हम बता देंगे। सो जो डेल्टा Q बाय डेल्टा T की वैल्यू आएगी एट दिस पोजीशन 1, वो आएगी माइनस, वैसे माइनस साइन आता है क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ता जाता है टेम्परेचर गिरता जाता है, माइनस साइन को मैं अवॉइड ही कर रहा हूं। सो दिस इज Ka इंटू डी थीटा बाय dx, ये वैल्यू है। K की वैल्यू उस क्वेश्चन में गिवन है, आप डेटा देख लेना। इट इज K की वैल्यू गिवन है 200, यूनिट्स भी आप चेक कर लेना। एरिया इसका गिवन है, इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -4। डी थीटा बाई डी एक्स है 5 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में बदल लो, एसआई सिस्टम में चलो। तो ये वैल्यू 100 और ये 100 और 10 टू पावर -4 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 10। यूनिट क्या आएगी इसकी, जूल पर सेकेंड, क्योंकि ये जो K है ये वॉट में गिवन है, आप चेक करना क्वेश्चन में, तो जूल पर सेकेंड। तो इसका मतलब इस जगह से यूनिट टाइम में 10 जूल एनर्जी अंदर आ रही है। एंड देन इट सेज दैट आगे जाके इस जगह पर पहुंच के ये पोजीशन है मान लो 2, इस पोजीशन पे कह रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट घट के रह गया 2.5 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर, घट गया टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो इसका मतलब यहां से अगर हीट फ्लो हर एक सेकंड में अंदर जा रही है 10, सेम फॉर्मूला यहां लगाओगे इस जगह पे, K और A तो यहां के लिए और यहां के लिए सेम ही रहेगा, पूरे मटेरियल का K सेम था, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, तो ये आधा हो गया तो एनर्जी आधी, तो यहां पे हर एक सेकंड में 5 जूल एनर्जी फ्लो हो रही होगी। तो कहता है ये जो बीच वाली जगह है, ये बीच वाली जगह का टेम्परेचर किस रेट पर बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली देखो ट्रांजिएंट स्टेट है, यहां से एनर्जी ज्यादा फ्लो हो रही है, यहां आते आते कम, तो बीच में वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ओके, उसने इस जगह की आपको हीट कैपेसिटी कैपिटल C दे दी है, जो कैलोरीमेट्री में देखा हमने। तो सिंपल, हर एक सेकंड में कितनी हीट यहां से आ रही है 10, कितनी यहां जा रही है 5, बाकी की 5 इस जगह ने एब्जॉर्ब कर ली, तो
इस जगह का टेम्परेचर अगर डेल्टा थीटा राइज कर रहा है, डेल्टा थीटा इन यूनिट टाइम, क्योंकि ये सारी यूनिट टाइम में हीट फ्लो है, तो ये जो बची हुई हीट है 10 - 5, दिस इज इक्वल टू C टाइम्स delta theta by delta t, where delta theta by delta t is basically the rate at which temperature of this region is increasing, average rate, क्योंकि इस जगह भी यहाँ पे टेम्परेचर अलग रेट पे बढ़ रहा होगा, यहाँ अलग, ये ऑन एन एवरेज बता रहा है इस जगह के बारे में, तो वो वैल्यू आ जाएगी। C की वैल्यू आई थिंक हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.4, तो यहाँ से डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5/0.4, दिस इज 12.5 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, यूनिट्स आप देखो। तो इस तरह से तो ट्रांजिएंट स्टेट आए, बी वेरी केयरफुल। अगर अब रॉड का एरिया बदल रहा हो तब क्या करेंगे, सो लिख लेना, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड इज चेंजिंग, मान लो हमारे पास इस तरह से ये टेपर्ड रॉड आ गई, ये रॉड है, ओके, जैसे कोई सॉलिड कोन था उसका हमने वर्टेक्स वाली साइड से थोड़ा हिस्सा स्लाइस करके निकाल दिया, टेपर्ड रॉड है। इस टेपर्ड रॉड की लेंथ है सपोज L, इस जगह पे रेडियस है A एंड लेंथ के अलोंग यहां पे रेडियस है B, एंड ये रेडियस, इस रॉड की जो रेडियस है लेंथ के साथ लीनियरली बढ़ती जा रही है, टेपर्ड रॉड। पहले तो मैं इसका आपको एंड रिजल्ट बता दूं, फिर कैसे आया वो भी थोड़ा आइडिया देता हूं। इस जगह का टेम्परेचर θ1, इस जगह का टेम्परेचर θ2, स्टेडी स्टेट है, तो जितनी भी जो भी हीट फ्लो हो रहा है वो सेम हो रहा होगा ऐसे, ठीक है। स्टेडी स्टेट आ गया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे जाने पर एरिया बढ़ रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी के बदल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेडी स्टेट मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो along the length of the rod will not change। तो एंड रिजल्ट इसका ये आता है कि अगर आपके सामने ऐसी टेपर्ड रॉड कभी भी आ गई, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी ऐसा क्वेश्चन है, आप इस टेपर्ड रॉड को एक यूनिफॉर्म रेडियस r की रॉड से रिप्लेस कर सकते हो, वेयर r इज इक्वल टू √ab, ठीक है। ये एंड रिजल्ट है। कैसे आया मैं हिंट देता हूं आपको। तो अब अगर मैं कहूंगा इसमें से व्हाट इज द रेट ऑफ हीट फ्लो h, तो वो आ जाएगा K एरिया इंटू θ1 माइनस θ2 अपॉन L, जहां पे ये एरिया आ जाएगा पाई r², दैट इज AB, ये आएगा, ठीक है। सो एंड रिजल्ट तो आप याद रखना, इस तरह की टेपर्ड रॉड को यू कैन रिप्लेस विद अ रॉड ऑफ सेम लेंथ बट रेडियस इज √AB। कैसे आया ये रिजल्ट, इससे पहले आप ये देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये टेपर्ड रॉड है ऐसे स्टेडी स्टेट में, ठीक है, इस जगह पे टेम्परेचर θ1, इस जगह पे टेम्परेचर θ2। आई विल टेक, ये टेपर्ड रॉड की ऐसे 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 स्लाइसिंग करोगे, डिस्क निकल के आएंगे, ये सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन था इसका, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन सॉरी, तो ये इस तरह से ऐसे ऐसे स्लाइसिंग करेंगे अगर हम इसकी, तो डिस्क निकल के आएंगी। सो इफ आई से, ये स्टेडी स्टेट पे है, इफ आई से ये सेगमेंट कंसीडर करो और ये सेगमेंट कंसीडर करो, इक्वल थिकनेस के हैं ये दोनों सेगमेंट, इसकी थिकनेस भी dx इस डायरेक्शन में, इसकी थिकनेस भी dx, स्लांट लाइन नहीं ले रहा, ऐसी थिकनेस, दिस इज dx, ये दोनों की थिकनेस सेम। यहां से यहां जाने पर टेम्परेचर का ड्रॉप हो रहा है dθ1, यहां से यहां जाने पर टेम्परेचर का ड्रॉप हो रहा है dθ2, सो dθ1 बाय dx और dθ2 बाय dx, यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट एट पोजीशन 1 और टेम्परेचर ग्रेडियंट एट पोजीशन 2 में कौन बड़ा कौन छोटा, ये सोच के आप बताओ जरा मुझे। तो देखो इधर सेम हीट क्योंकि फ्लो हो रही होगी, द रॉड इज इन स्टेडी स्टेट, तो इसलिए यहां से फ्लो होने वाला हीट ये ट्रांजिएंट स्टेट नहीं है, जो यहाँ हीट ज्यादा फ्लो हो रही हो और यहाँ पे आके कम, इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन, इस थिकनेस के अलॉन्ग जो हीट फ्लो हो रही है, आप ये जो एलिमेंट है ना,
ये डिस्क की तरह ऐसे दिखाई देगा, ऐसे, ये डिस्क की तरह ऐसे। मैं आपसे कहूं डिस्क के इस फेस का टेम्परेचर है थीटा, और डिस्क का ये जो पीछे वाला फेस है जो यहां नहीं दिख रहा, उसका टेम्परेचर है थीटा माइनस डी थीटा। तो इस डिस्क के अलोंग जो हीट फ्लो ऐसे कर रही होगी इस डायरेक्शन में, वो आएगी के ए इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, समटाइम्स आप माइनस साइन चाहो तो लगा लो क्योंकि वो कम हो रहा है, फिर इसको प्लस कर देना। मतलब सिंपली इस रॉड के अक्रॉस टेम्परेचर, इस डिस्क के अक्रॉस टेम्परेचर का ड्रॉप डी थीटा था, तो रेट ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, तो सेम वे इससे फ्लो होने वाली हीट और इस जगह से फ्लो होने वाली हीट बराबर होंगी क्योंकि स्टेडी स्टेट है। तो इसलिए के ए वन इंटू डी थीटा बाय डी एक्स, ये 1 है, इज इक्वल टू के ए टू इंटू डी थीटा 2 बाय डी एक्स। सो नाउ फ्रॉम हेयर इट इज वेरी मच क्लियर, क्योंकि ए वन छोटा है ए टू से, ये छोटा है, तो इसलिए डी थीटा 1 बड़ा होगा, तभी ये बराबर आएंगे दोनों आपस में। सो इस जगह पे टेम्परेचर का ग्रेडियंट ज्यादा है, इस जगह पे टेम्परेचर का ग्रेडियंट कम। नोट कर लो इसको भी। ओके, इसके बाद वो पाई ए बी कैसे आया था, आई विल गिव एन आइडिया। कैसे सॉल्व करते हैं मैं पूरा तो नहीं सॉल्व करूंगा, आप इंटीग्रेशन वाला पार्ट खुद देख लेना। इस तरह से यहां पे रेडियस ए, यहां पे रेडियस बी, लेंथ इस टेपर्ड रॉड की एल, हीट फ्लो स्टेडी स्टेट है इसलिए सेम हो रहा होगा। यहां से सम जनरल डिस्टेंस x, ये हमने एलिमेंट कंसीडर किया। ऑब्वियसली ये एलिमेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डिस्क के शेप में ये एलिमेंट आ रहा होगा। तो इस एलिमेंट के अक्रॉस अगर टेम्परेचर का ड्रॉप है डी थीटा और इसकी थिकनेस है डी एक्स, तो इस एलिमेंट के क्रॉस फ्लो होने वाली हीट को हम लिख सकते हैं के ए माइनस ऑफ डी थीटा बाय डी एक्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ए इस डिस्क का एरिया आएगा। मान लो इस डिस्क की रेडियस है आर, तो यूनिटरी मेथड से आप आर की वैल्यू ढूंढ लोगे, यूनिटरी मेथड लगाओगे, ये जो आर की वैल्यू आएगी आएगी ए, ये वाला इनिशियल रेडियस ए, प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए बाय एल टाइम्स एक्स ही आएगा। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, कुछ ज़्यादा नहीं है, वो आप आराम से यहाँ पे ऐसे ना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके इस एंगल को कुछ भी आप बीटा ले लो, tan बीटा इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एल, tan बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू आर माइनस ए अपॉन एक्स, उससे ही आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये एरिया की वैल्यू अब आप पाए आर स्क्वायर, ये आर की वैल्यू रखोगे, x और dx आएगा, d थीटा आएगा, इंटीग्रेशन करोगे, h इज कांस्टेंट, तो ये इंटीग्रेशन एक तरफ x पर हो रहा होगा, एक तरफ थीटा पर, और थीटा तो सिंपल आएगा, इंटीग्रल d थीटा इज थीटा 1 माइनस थीटा 2 बचेगा। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, वो आंसर आ जाएगा। एंड रिजल्ट वही कि द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू दिस इज के, एरिया इसका पाई ए बी, के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाय एल, ये आंसर आएगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखना, आप कभी जरूरत पड़ सकती है। सिमिलरली अभी तक हमने देखा, जैसे मतलब अब बात करते हैं रेडियल हीट फ्लो। जैसे मान लो कि ये मेरे पास, मैंने ऐसे एक सॉलिड सिलेंडर ले लिया, ठीक है, ये बीच में आप इसको हॉलो मान के चलना, इस तरह से, ऐसे सॉलिड सिलेंडर, अंदर वाला रेडियस R1, बाहर वाला रेडियस R2, थिक सिलेंडर है, नॉट सॉलिड, थिक वन, अंदर रेडियस R1, बाहर रेडियस R2। मैं आपसे कहूं इस फेस का टेम्परेचर है थीटा 1, इस फेस का टेम्परेचर है थीटा 2, तो हीट लेंथ के अलोंग जब फ्लो करेगी इस थिक सिलेंडर में से लेंथ के अलोंग, फिर तो आप बड़े आराम से आंसर दे दोगे। ये हमारे पास एक थिक सिलेंडर है, इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है, ये सिलेंडर है, बीच में एयर है, लेंथ के अलोंग अगर हीट फ्लो कर रही है तो आप हीट फ्लो को आराम से लिख सकते हो के ए, एरिया आ जाएगा पाई
r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर ka इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाय एल, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम लेंथ के अलोंग हीट फ्लो के डायरेक्शन में चलते जाएं, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बदल रहा। आपको ये यहाँ कट कर दो इसको, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सेम। ओके, इंटरेस्टिंग थिंग इज जब हीट रेडियली बाहर को फ्लो करे, अंदर वाले कर्व्ड सरफेस को आपने मेंटेन किया है थीटा 1 पर, बाहर वाले कर्व सरफेस को आपने मेंटेन किया है थीटा 2 पर। तो अब जो हीट है अंदर से बाहर फ्लो करेगी। इसका आप चैनल पे देखना, एक वीडियो है रेडियल हीट फ्लो थ्रू अ थिक सिलेंडर, उसमें एनिमेशन के साथ ये पूरा इस तरह का सिलेंडर हमने शो किया है। आप एक बार देखो उसे, यू विल वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड इट। ठीक है, और नहीं तो मैं डाउट तो डिस्कस करूंगा ये आपके साथ लाइव क्लास में। सो ये हीट इस डायरेक्शन में ऐसे रेडियली अगर फ्लो हो रही है, मैं एंड रिजल्ट दे दे रहा हूं क्योंकि उसका इंटीग्रेशन से पूरा सॉल्व करें, रिविजन में इतना टाइम नहीं मिलेगा। सो अगर हीट इज फ्लोइंग रेडियली, रेडियल हीट फ्लो अगर हो रहा है, ठीक है, रेडियल हीट फ्लो, ये अंदर वाला सिलेंडर, अब मैं इस सिलेंडर को ऐसे सामने से व्यू दिखा रहा हूं आपको, ये बाहर वाला कर्व सरफेस है, अंदर ये पूरा मटेरियल है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर वाले कर्व सरफेस का रेडियस, सॉरी टेम्परेचर थीटा 1, बाहर वाले कर्व सरफेस का टेम्परेचर थीटा 2, हीट इज फ्लोइंग रेडियली आउट फ्रॉम इनर सिलेंडर टू आउटर सिलेंडर। तो इसके लिए जो रेट ऑफ हीट फ्लो का एक्सप्रेशन आता है हमारे पास, दैट एक्सप्रेशन इज, ये रिजल्ट इट्स बेटर आप याद ही रखो इसको। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आता है H इज इक्वल टू, दिस इज, या इसका थर्मल रेजिस्टेंस आप याद रख लो, इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस आता है दैट इज ln ऑफ R2 बाई R1 अपॉन 2 पाई के एल। ठीक है, ये आता है इसका थर्मल रेजिस्टेंस, ln ऑफ R2 बाई R1 अपॉन दिस। अब रेट ऑफ हीट फ्लो लिखना है तो दैट इज थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई थर्मल रेजिस्टेंस। तो वो रिजल्ट इट्स बेटर याद रहे, क्योंकि एक बार जेईई मेन में सिलेंडर तो नहीं, थिक स्फेयर के लिए क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए ये रिजल्ट आप इट्स बेटर ध्यान रखो। सिमिलरली अगर ये थिक स्फेयर है, आप एक बार वो वीडियो देखना, रेडियल हीट फ्लो थ्रू अ थिक सिलेंडर, आपको पूरा समझ में आएगा। बल्कि उसको देखने के बाद थिक स्फेयर के लिए एक बार ये आप डेरिवेशन खुद करके देखना। ओके, सो अगर ये थिक स्फेयर है, इनर रेडियस इसकी R1 और आउटर रेडियस R2 है, इनर एरिया 4 पाई R1 स्क्वायर इज मेंटेन्ड एट थीटा 1, आउटर एरिया 4 पाई R2 स्क्वायर इज मेंटेन्ड एट थीटा 2, हीट फ्लो करेगी। अब ये डायग्राम और वो सिलेंडर वाला डायग्राम तो एक जैसे लग रहा है 2D में, आप इमेजिन करना ये स्फेयर है, वो सिलेंडर था। इस केस में जो थर्मल रेजिस्टेंस आता है इसका, दैट इज R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R2 R1, ये आता है थर्मल रेजिस्टेंस। तो रेट ऑफ हीट फ्लो H की वैल्यू आ जाएगी थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन दिस थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये प्लीज चीजें आप ध्यान रखना। एक और कंसेप्ट इसके बाद अब आता है, दैट इज इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी। वो क्या चीज है देखो, इफेक्टिव के इफेक्टिव, ठीक है, के इफेक्टिव एक एग्जाम्पल के थ्रू जो प्रीवियस ईयर्स में ही आया है क्वेश्चन, एडवांस में था ये क्वेश्चन। ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है ऐसे, दिस इज सॉलिड सिलेंडर, मान लो इसकी रेडियस है इस सॉलिड सिलेंडर की R, थर्मल कंडक्टिविटी, सॉलिड है ये पूरा, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K1, लेंथ L, और इसी सॉलिड सिलेंडर को सराउंड करता हुआ एक थिक सिलेंडर है हमारे पास। सो देयर इज अ थिक सिलेंडर, ऐसे इसी सॉलिड सिलेंडर को सराउंड करता हुआ इस तरह से ये, ठीक है, दिस थिक सिलेंडर इज देयर ऐसे, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है K2।
और इसका इनर रेडियस, ये येलो वाले सिलेंडर का ऑफ कोर्स r होगा, आउटर रेडियस है इसका 2r। ठीक है, मतलब ये सिचुएशन है, आप समझना कि ये मेरे पास ये बाहर येलो वाला सिलेंडर था ऐसे इस तरह से, इनर रेडियस r, आउटर रेडियस 2r, इसी के अंदर एक और सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, तो ये पूरा सॉलिड सिलेंडर बन गया डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का। एंड नाउ इट सेज इसका इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, फाइंड के इफेक्टिव। तो क्या करना है आपने, के इफेक्टिव ढूंढने के लिए आपने सेम इन दोनों, मान लो मैं आपको 4 इस तरह के सिलेंडर्स दूं, चारों जोड़ रखे हैं समवे में, इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी ढूंढने के लिए आप एक सिंगल मटेरियल का सिलेंडर लो जिसकी शेप एंड साइज बिल्कुल वैसा ही हो जैसा गिवन सिलेंडर्स मिलके बना रहे थे। जैसे ये 2 सिलेंडर्स मिलके अल्टीमेटली ये एक 2r रेडियस का सॉलिड सिलेंडर ही बना रहे हैं, बस मटेरियल अलग अलग है। तो आप एक सिंगल सॉलिड सिलेंडर एज्यूम करो ऐसे, सेम शेप एंड साइज का सिंगल, ये पूरा एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस है 2r। ठीक है, और इसकी लेंथ l। और अब इसका इफेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस उसके थर्मल रेजिस्टेंस से इक्वेट करो। यहां पे अगर हीट ऐसे फ्लो होगी, इस तरह से हीट अगर फ्लो करेगी तो ये अंदर वाला सिलेंडर और बाहर वाला सिलेंडर आपस में पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि हीट यहां से आ रही है ऐसे, तो यहां से H1 इसमें से जाएगी, H2 इसमें से जाएगी, तो इसका इफेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस आएगा 1/r, इफेक्टिव इज 1/r1 प्लस 1/r2, ये आएगा। इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर इन दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है अगर उसके बराबर है तो इस मटेरियल की कंडक्टिविटी को हम कहेंगे इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी। तो बड़ा सिंपल है, गिवन सिलेंडर्स जैसा एक सिंगल सिलेंडर लिया, उसके रेजिस्टेंस को इनके इफेक्टिव रेजिस्टेंस से इक्वेट कर दिया, काम खत्म। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस केस में इस सिलेंडर के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका कितना आएगा, L बाय के ए, L अपॉन के ए ऊपर ले गया, इसका एरिया आएगा 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1/r1। R1 अंदर वाले सिलेंडर का थर्मल रेजिस्टेंस था, दैट इज L अपॉन K1A, A था पाई r स्क्वायर, प्लस L अपॉन R2 की वैल्यू रख रहा हूं मैं, L अपॉन KA, तो दैट इज K2, और इस बाहर वाले येलो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 3 पाई r स्क्वायर, पाई इंटू 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो दिस इज 3 पाई r स्क्वायर। यहां से ये L कैंसिल हो जाएगा, दिस पाई r स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा दिस K इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 प्लस 3K2 डिवाइडेड बाय 4, ये आंसर आएगा। ठीक है, इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी, नोट कर लो इसको भी। इसके बाद ग्रोथ ऑफ आइस ऑन सरफेस ऑफ लेक। ये सपोज दैट लेक है कोई बड़ी सी, या वेसल ले लो आप, मतलब लेक पे आइस का ग्रोथ, बिकॉज नेचुरली वही चीज़ हम देखते हैं, या फिर सपोज आपने वेसल में पानी भर रखा है उसमें ग्रोथ ऑफ आइस, वो बात एक ही है। तो इस वेसल में सपोज दैट लिक्विड है, पानी है ये, ठीक है, सराउंडिंग टेम्परेचर है 0 डिग्री, सॉरी -θ डिग्री सेल्सियस, ये सराउंडिंग टेम्परेचर है -θ। काफ़ी दिनों से ये टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चल रहा है, तो इस वेसल में या जो भी लेक है इसका सरफेस एरिया जो भी है वो हमें नहीं दिख रहा, हम व्यू सामने से देख रहे हैं, मतलब ऐसे जैसे ग्लास है तो ये सामने से पानी दिख रहा है, सरफेस एरिया ये ऊपर वाला। ठीक है, तो ये जो सरफेस एरिया कैपिटल A है, आइस बनना शुरू हो जाएगी। मान लो किसी भी जनरल टाइम पर आइस की थिकनेस जो है x तक ग्रो हो चुकी है, दिस इज द थिकनेस ऑफ आइस। ये आपको पता ही है कि बॉटम में पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो बॉटम पर 4 डिग्री पर होता है। ठीक है,
अभी क्या होगा, आइस ग्रो होती जा रही है किसी जनरल मूवमेंट पे, सपोज दैट आइस लेयर x तक ग्रो हो चुकी है। नाउ ये जो लिक्विड है जस्ट नीचे वाला, ठीक है, यहां पे टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस एंड वाटर कांटेक्ट में है तो 0 डिग्री होगा। बेड पर पानी 4 डिग्री पर है, ये वाला पानी 0 डिग्री पर होगा। ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा थ्रू कंडक्शन। तो ये जो आइस स्लैब है, इस आइस स्लैब को आप ऐसे ये इमेजिन करो, ये एक्स थिकनेस, नीचे टेम्परेचर कितना 0, ऊपर टेम्परेचर कितना -थीटा, तो हीट फ्लो करेगी कितनी, के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई एल। तो इस मूवमेंट पर इस पानी से ऊपर इस डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगी, ऐसे इस डायरेक्शन में ये हीट फ्लो करेगी ऐसे। व्हाट इज द रेट एट विच हीट विल फ्लो, दैट इज के होगी आइस की थर्मल, इसमें से हीट ट्रांसफर की बात चल रही है, आइस की थर्मल कंडक्टिविटी ए उस लेक का एरिया हो गया या इस वेसल का एरिया हो गया, थीटा 1 माइनस थीटा 2, 0 माइनस माइनस थीटा, दैट इज थीटा अपॉन एक्स। ये आएगा रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू दिस स्लैब एट एनी जनरल इंस्टेंट व्हेन दिस थिकनेस इज एक्स। हल्के से टाइम dt में कितनी हीट फ्लो कर जाएगी, h dt, सो दैट इज h dt। ये हीट फ्लो करेगी तो सपोज दैट यहां पे आइस लेयर और dx ग्रो कर जाएगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक आती है यहां पे, पानी की थिकनेस मैं dx नहीं ले रहा, पानी फ्रीज होके जब आइस बन गई है, ये आइस है, इसकी थिकनेस में इंक्रीज मैं dx ले रहा हूं। क्योंकि ध्यान से समझना, पानी जब फ्रीज होके आइस बनेगा तो वॉल्यूम उसका बढ़ता है, बिकॉज आइस की डेंसिटी होती है कम। तो ये जो मैंने पानी था वो थिकनेस dx नहीं दिखाई, वो थिकनेस थोड़ी सी कम रही होगी। पानी फ्रीज होके जब आइस बनेगा, आइस की डेंसिटी थोड़ी कम तो थिकनेस थोड़ी ज्यादा, तो ये dx आइस लेयर की थिकनेस है। तो ये जो हीट गई, इस वजह से इतना आइस फ्रीज हो गया, 0 डिग्री पर पानी फ्रीज हो गया, सॉरी 0 डिग्री पर पानी में से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करोगे तो फ्रीज होगा। अगर इस आइस का मास है dm, तो दिस आई कैन राइट इक्वल टू dm इंटू एल। आज समझना ध्यान से, ये हमारे पास इतना आइस लेयर बन गई है, किस वजह से बनी है, इस हीट फ्लो की वजह से dt टाइम में। तो दिस हीट फ्लो 0 डिग्री पानी में से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करो, इट विल फ्रीज, ठीक है। सो dm अमाउंट ऑफ आइस इज फॉर्म्ड। ये dm की वैल्यू आएगी a dx वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ आइस लेना, बिकॉज dx मैंने आइस की थिकनेस ली थी, ये मास आ गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दिस इज h की वैल्यू थी k a थीटा बाय x dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, टाइम 0 से t, थिकनेस जो क्वेश्चन में कहा हो, मान लो आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि आइस की थिकनेस को 2 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर होने में कितना टाइम लगेगा, तो x पे लिमिट्स x1 से x2 लगा देना। इसको सॉल्व करके जो टाइम आता है वो आता है रो एल अपॉन 2 के थीटा इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये आता है टाइम, रो एल अपॉन 2 के थीटा इंटू दिस इज द टाइम टेकन फॉर आइस लेयर टू ग्रो फ्रॉम x1 टू x2। मानो x1 था किसी टाइम पे, x2 होने में इतना टाइम, ओके। के आइस की थर्मल कंडक्टिविटी है, रो आइस की डेंसिटी है, एल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, थीटा सराउंडिंग का टेम्परेचर है, माइनस साइन रखा जा चुका होता है, 0 माइनस माइनस थीटा, अभी मैग्नीट्यूड लिखना है यहां पर, ठीक है। अब होता क्या इसमें, आगे बताता हूं। एक स्टेज आती है, आइस लेयर की ग्रोथ रुकती है। आइस लेयर ऐसा नहीं है ग्रो करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, होता क्या है, सपोज दैट इस आइस लेयर की ग्रोथ यहां तक हुई, इतना आइस लेयर आ गई, मान लो ये डिस्टेंस है, कुछ भी आप ले लो L1, और नीचे जो पानी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये देखना, ये पानी इज L2,
ये सिचुएशन, आइस की थिकनेस L1, पानी L2, एंड नाउ सपोज दैट क्वेश्चन कहता है कि अब आइस लेयर, मतलब स्टेडी स्टेट आ गई, अब आइस लेयर की थिकनेस और नहीं बढ़ रही, ये टेम्परेचर अभी भी माइनस थीटा है, ठीक है। ये जो आइस एंड वाटर जो यहां कांटेक्ट है, इस जगह पे टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है, बेड पर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो आप सोचो कि ये आइस लेयर अब ग्रो क्यों नहीं कर रही। भाई ये पानी तो 0 डिग्री पर है यहां पर, और वो तो माइनस थीटा, तो हीट तो अभी भी बिल्कुल फ्लो हो रही होगी। तो अगर इस पानी में से हीट फ्लो कर रही है तो ये पानी फ्रीज क्यों नहीं हो रहा फिर। तो यहां से बेड से जो रिवर का होता है, जहां पे जो बेस है अर्थ, वहां पे मतलब जो पार्ट है, वहां से एनर्जी आ रही होती है एक्चुअली नीचे से। तो यहां से एनर्जी आ रही होगी और सेम एनर्जी आगे फ्लो कर जा रही होगी। तो बेसिकली नाउ दिस सिचुएशन इज सिमिलर टू टू रॉड्स इन सीरीज लाइक दिस। ऐसे ये दो रॉड्स इन सीरीज वाली सिचुएशन है। मान लो ये टेम्परेचर मैं आपसे कहूं 4 डिग्री, ये माइनस थीटा, बीच में 0, और मैं कहूं स्टेडी स्टेट, तो जितनी हीट नीचे से फ्लो होके ऊपर यहां आएगी उतनी ही ऊपर चली जाएगी, तो स्टेडी स्टेट आ जाएगा। इसीलिए अब आइस की फर्दर ग्रोथ रुक जाएगी। तो अब अगर आइस की थर्मल कंडक्टिविटी K1, पानी की थर्मल कंडक्टिविटी K2, तो अब यहां से यहां कितनी हीट फ्लो रही होगी, K2A इंटू 4 माइनस 0 अपॉन L2, और यहां से यहां कितनी हीट फ्लो हो रही होगी, K1A इंटू 0 माइनस माइनस थीटा, दैट इज थीटा अपॉन L2। इससे आपको आंसर मिल जाएगा। ये L1 L2 की अगर वैल्यूज वगैरह पूछी तो यू कैन फाइंड, ठीक है। सो कंडक्शन में यही सारी चीजें हैं, बाकी आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, हम डिस्कस करेंगे। नाउ कम्स कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में एज सच कोई ज़्यादा फॉर्मूले वगैरह कुछ नहीं है। कन्वेक्शन में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है बिकॉज ऑफ द एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। कंडक्शन में याद रखना, मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं गए थे, ओनली द एनर्जी वॉज फ्लोइंग, ठीक है। कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स ही जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे ये मान लो वेसल में पानी है, ठीक है, आपने नीचे पानी को बर्नर वगैरह फ्लेम ऐसे लगाई, ठीक है, दिस इज बर्नर फ्लेम, ये पानी है, पानी गर्म होना शुरू होगा। पहले क्या होगा देखना, पहले ये जो वेसल का जो बेस था, मान लो ये बेस इतना मोटा था, इस वेसल के बेस में कंडक्शन के थ्रू, क्योंकि ये जो बर्नर है ये इसके बेस को गर्म करेगा, कंडक्शन के जरिए हीट अंदर आएगी, ये हीट अंदर आके नीचे वाले पानी को गर्म करेगी। नीचे वाला पानी गर्म होगा, वी नो दैट लिक्विड हीट करता है, डेंसिटी घटती है, एक्सपेंशन में देखा 0 से 4 डिग्री, पानी के केस को छोड़ दो, तो लिक्विड हीट करेगा, डेंसिटी घटती है, रो डैश इज रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ये लिक्विड हल्का होके ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर से भारी लिक्विड नीचे आएगा। ये जो पानी इधर ऐसे ऊपर गया, ये जो नीचे आया, दीज आर कॉल्ड कन्वेक्शन करंट्स, दिस इज कॉल्ड नेचुरल कन्वेक्शन। इस नेचुरल कन्वेक्शन के कुछ एग्जांपल्स जैसे ट्रेड विंड्स या फिर जो सी विंड्स वगैरह होती हैं, उनको आप एक बारी खुद पढ़ लेना, दिस इज नेचुरल कन्वेक्शन। और जो एयर ब्लोअर वगैरह होते हैं जो सर्दियों में हम चलाते हैं, दैट इज फोर्स्ड कन्वेक्शन। वहां पे हीटेड एयर को जो फैन लगा होता है ब्लोअर, वो फोर्स करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। कन्वेक्शन में कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। रेडिएशन पे आते हैं। रेडिएशन मेनली इसमें कंडक्शन पे ही बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं क्वेश्चन के, रेडिएशन में भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो रेडिएशन में सबसे पहले आता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन लिख लेना, स्टीफन बोल्ट्जमैन, BOLTZMANN। ये अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी आपको पता है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाली सारे रेडिएशंस, नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ रेडिएशंस, और अब आप काफ़ी यूज टू हो रेडिएशंस से, आप EM वेव पढ़ चुके हो। सो यू नो देर आर डिफरेंट वेवलेंथ्स, अल्ट्रा वायलेट, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज,
ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशंस। तो ये ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी यानी ऐसे बॉडी जो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाले सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है पूरी तरह से। फिलहाल स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एब्जॉर्ब की नहीं बात कर रहा, इमिट होने की बात कर रहा है। ये ब्लैक बॉडी है। इस ब्लैक बॉडी का सरफेस एरिया है कैपिटल ए। तो ये ब्लैक बॉडी अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो एनर्जी रेडिएट करेगी, ये ब्लैक बॉडी हर 1 सेकेंड में जो टोटल एनर्जी रेडिएट करेगी ये ब्लैक बॉडी, दैट इज सिग्मा ए टी रेज टू द पावर 4, वेयर सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 5.67 इंटू 10 रेज पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। ये एनर्जी पर यूनिट टाइम है, जूल पर सेकेंड, वॉट मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। 5, 6, 7, 8 याद रहेगा, जरूरत नहीं है, वैसे कॉन्स्टेंट्स गिवन होते हैं सारे। दिस इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। द टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। अगर ये बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है, ये कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, देन इसका भी अगर सरफेस एरिया ए, इसका भी टेम्परेचर टी, तो ये भी एनर्जी रेडिएट करेगा बट ब्लैक बॉडी से कम। ध्यान रखना, ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर, देन इट इज गुड इमिटर ऑल्सो। आप एक तरफ ब्लैक बॉडी लो, एक तरफ कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट लो, दोनों का एरिया सेम, दोनों का टेम्परेचर सेम, ब्लैक बॉडी ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा। ये बॉडी जो एनर्जी रेडिएट करेगा हर 1 सेकेंड में, ई सिग्मा ए टी पावर 4, वेयर दिस टर्म ई इज कॉल्ड इमिसिविटी। इमिसिविटी, ओवरऑल इमिसिविटी, मैं बताता हूं अभी, आप अभी समझ लो ओवरऑल, इस बॉडी की ओवरऑल इमिसिविटी। ओवरऑल से मतलब ये है कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड ई लैम्डा स्पेक्ट्रल इमिसिविटी। तो जैसे इमिसिविटी को अब मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, ये ब्लैक बॉडी, ये नॉर्मल। सो इमिसिविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी इमिटेड बाय द गिवन ऑब्जेक्ट अपॉन एनर्जी इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सेम एरिया एंड सेम टेम्परेचर, ठीक है। या फिर अभी फिलहाल आप ऐसे ही ध्यान रखो, सेम एरिया और सेम टेम्परेचर, मतलब दो बॉडीज आपने ली, एक ब्लैक बॉडी है, एक नॉर्मल है, दोनों का एरिया सेम, दोनों का टेम्परेचर सेम, द रेशियो ऑफ एनर्जी इमिटेड बाय देम इज इमिसिविटी, ठीक है। उस पे मैं अभी आता हूं, आप फिलहाल इसको नोट करो, इमिसिविटी। मैंने आपसे कहा इसकी इमिसिविटी है 0.5, तो आप समझ जाओगे कि ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में हाफ एनर्जी ही ये रेडिएट कर रहा है, ठीक है। दिस इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। फिर क्या होता है, अगर सपोज दैट हमारे पास यहां डिस्कस करते हैं, अगर सपोज दैट हमारे पास ये एक ऐसे चैम्बर है, बड़ा सा चैम्बर है, इस चैम्बर का टेम्परेचर है T0 पूरा, और इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है जिसकी इमिसिविटी E, सरफेस एरिया A और टेम्परेचर T। तो अब ये ऑब्जेक्ट दोनों काम एक साथ चलेंगे। इमेजिन करना, ये एनर्जी रेडिएट भी करेगा और साथ के साथ पूरा सराउंडिंग जो है वो भी इसको एनर्जी दे रहा होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सराउंडिंग इसको कितनी एनर्जी दे रहा है, तो ये बड़ा मुश्किल है बताना। आप ये तो बता दोगे कि ये ऑब्जेक्ट हर 1 सेकेंड में E सिग्मा A T पावर 4 इतनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ये तो बता दोगे आप। मैं आपसे कहूं ये ऑब्जेक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी कर रहा है 1 सेकेंड में, तो ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो सराउंडिंग है, यहां से पता चला एनर्जी फ्लो होके इस पे आ रही हो, यहां से एनर्जी फ्लो होके आ रही हो, उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट भी कर देगा। ये सारी थोड़ा ना एनर्जी एब्जॉर्ब, ब्लैक बॉडी थोड़ा ना है जो जितनी एनर्जी गिरी सारी एब्जॉर्ब करे, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट बैक भी कर देगा। सो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ऑब्जेक्ट सराउंडिंग से कितनी एनर्जी हर 1 सेकेंड में एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दैट इज डिफिकल्ट टू आंसर। बट आप सोचो कि अगर इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी होता T0, सराउंडिंग भी होता T0, इसका एरिया A, तो एक बात तो क्लियर है,
ये ऑब्जेक्ट अब सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब अब इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ना बढ़ेगा ना घटेगा। अगर इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है तो नेट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी शुड बी जीरो। नेट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जितनी एनर्जी देगा उतनी ही एब्जॉर्ब भी करेगा। इट्स अ डायनामिक काइंड ऑफ सिचुएशन। ये नहीं कहना कि अब ना एनर्जी देगा ना लेगा, ऐसा नहीं होता। हर ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट टी है वो एनर्जी रेडिएट तो पक्का करता ही करता है। रेडिएट कितनी कर रहा होगा ये अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ इस बारी? ई सिग्मा ए टी नॉट पावर 4। तो अब अगर इसका टेम्परेचर नहीं बदल रहा तो ये जितनी रेडिएट कर रहा होगा सराउंडिंग से उतनी ही एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, यानी इतनी ही एनर्जी ये रेडिएट भी कर रहा है, इतनी ही एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब की बात करो, ये बॉडी एंड सराउंडिंग, ये बॉडी एंड सराउंडिंग। 2 सेकंड के लिए जरा टेम्परेचर टी और टी नॉट भूल, बॉडी के टेम्परेचर को भूल जाओ। एक बॉडी है सराउंडिंग में रखी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है टी नॉट। सराउंडिंग से एनर्जी आती है, बॉडी पे गिरती है, बॉडी उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या इस केस में और इस केस में सराउंडिंग में कोई फर्क आया? नहीं आया। बॉडी के शेप एंड साइज में नहीं, खाली इन दोनों केसेस में बॉडी का टेम्परेचर ही तो अलग है। तो इस केस में और इस केस में बॉडी जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी दैट मस्ट बी सेम। तो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है, फ्रॉम द लॉजिक ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम वी सेड रेडिएटेड एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी बराबर, दैट इज दिस। यहां पर अब टेम्परेचर अलग है तो रेडिएटेड एनर्जी बदलेगी, एब्जॉर्ब एनर्जी नहीं बदलेगी। एब्जॉर्ब एनर्जी उसी केस के बराबर होगी। ये समझना बात को आप आराम से, दोबारा सुनना एक बार इसको। इस केस और इस केस में एब्जॉर्ब एनर्जी सिमिलर आएंगी बिकॉज सराउंडिंग को हमने नहीं बदला, बॉडी के खुद के टेम्परेचर को हमने चेंज किया है। तो इसलिए अगर एक बॉडी का टेम्परेचर T एंड सराउंडिंग टेम्परेचर T नॉट, द नेट एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी इज E सिग्मा A T पावर 4 माइनस T नॉट पावर 4। ये आता है नेट एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी। ओके, अब कुछ बेसिक टर्म्स देख लो आप लोग। बेसिक टर्म्स हैं इमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, इमिसिविटी, स्पेक्ट्रल इमिसिविटी। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें हैं, मतलब बेसिकली इनमें कोई फर्क नहीं है, बस ये है फॉर अ गिवन वेवलेंथ और ये है ओवरऑल वैल्यू। इमिसिव पावर ये क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, ऐसे हमने इस ऑब्जेक्ट का ये वाला एरिया लिया मैंने डेल्टा ए, ये ऑब्जेक्ट ऐसे एनर्जी रेडिएट कर रहा था लाइक दिस। ठीक है, इमिसिव पावर इज टॉकिंग अबाउट रेडिएटेड एनर्जी ओनली, नॉट रेडिएटेड माइनस एब्जॉर्ब, ओनली रेडिएटेड। तो इस ऑब्जेक्ट से यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में पर यूनिट सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा, ये अपने सिलेबस में अब ज़्यादा है नहीं बट चलो डेफिनेशन वाइज याद रखो, किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में पर यूनिट सॉलिड एंगल जो एनर्जी निकलती है। कई कई बुक्स में आप डेफिनेशन देखोगे बेसिक में खाली इतना लिखा है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एक्चुअली इट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल, दैट इज कॉल्ड इमिसिव पावर। और इस ऑब्जेक्ट से एक गिवन वेवलेंथ की, जैसे मैं खाली कहूं कि भाई खाली रेड की बात करो, तो रेड कलर वाली एनर्जी यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से थ्रू दिस सॉलिड एंगल कितनी निकल रही है, दैट इज स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। ठीक है, सो इट इज एनर्जी रेडिएटेड आउट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल। हो सकता है जेईई मेन जैसे एग्जाम्स में भी, नीट जैसे एग्जाम्स में भी आपको वो सॉलिड एंगल वाली बात हटा के खाली ऐसे ही पूछ ले इमिसिव पावर, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसी को आप इमिसिव पावर, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जहां पे आप समझ सकते हो। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव पावर, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पे एनर्जी आके इंसिडेंट हुई, अ पार्ट ऑफ दैट एनर्जी विल रिफ्लेक्ट,
अ पार्ट ऑफ दैट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, थोड़ी ट्रांसमिट भी हो जाएगी. सो एब्जॉर्प्टिव पावर है कि एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी करी इसने अपॉन एनर्जी इस पे इंसिडेंट कितनी हुई थी. ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पावर. और फिर वही बात स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर कि गिवन वेवलेंथ की कितनी एनर्जी आई थी उसमें से कितनी एब्जॉर्ब हुई. सिमिलरली इमिसिव पावर मैंने अभी आपको बताई, सॉरी इमिसिविटी, प्लीज ध्यान रखना, इमिसिव पावर, इमिसिविटी, it is the ratio of emissive power of the given object upon emissive power of the black body. पीछे मैंने लिखा था energy radiated by the object upon energy radiated by the black body of given area given temperature. अब ये पर यूनिट एरिया ही है तो इसलिए गिवन टाइम, मतलब इमिसिव पावर का मतलब ये एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. सॉलिड एंगल को चलो मैं इग्नोर करके भी चलूं तो ऑब्जेक्ट की इमिसिव पावर कि उसके यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी निकली, ब्लैक बॉडी के लिए भी सेम. और फिर से स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का मतलब कि गिवन वेवलेंथ के लिए ऑब्जेक्ट की इमिसिव पावर क्या है और ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर क्या है, दैट इज कॉल्ड इमिसिविटी, स्पेक्ट्रल इमिसिविटी. ठीक है, देन इसके बाद आता है किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि अगर सपोज दैट आपने ये एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया 1, इसका टेम्परेचर है T, ये एक ऑब्जेक्ट आपने कंसीडर किया 2, इसका टेम्परेचर भी T, ये आपने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, ये है ब्लैक बॉडी, इसका टेम्परेचर भी T. इसकी इमिसिव पावर E1 अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर A1 एट द टेम्परेचर T इज इक्वल टू इसकी इमिसिव पावर E2 अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर A2 इज इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी. ठीक है, आप चाहो तो ये वैल्यूज स्पेक्ट्रल के लिए भी बोल सकते हो, मैंने ओवरऑल के लिए बोल दी कि दो बॉडीज हैं अगर सेम टेम्परेचर पर हैं तो उनकी इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो सेम आता है एंड दैट इज इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर. 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट लिए हमने, इमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर इसका फॉर टेम्परेचर T, इसका फॉर टेम्परेचर T, और ब्लैक बॉडी के लिए तो एब्जॉर्प्टिव पावर 1 है तो दिस विल बी सेम. ये एक रिलेशन है किरचॉफ्स लॉ. और एक पॉइंट आता है कि जो इमिसिव पावर है और इमिसिविटी, सॉरी मैं इमिसिव पावर कह रहा हूं, इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर ये दोनों ही डायमेंशनलेस टर्म है. इमिसिविटी आप देखो, इट वाज द रेशियो ऑफ एनर्जी इमिटेड बाय द गिवन बॉडी अपॉन एनर्जी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी ऑफ सेम एरिया एंड टेम्परेचर था. एब्जॉर्प्टिव पावर था रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट. ये दोनों न्यूमेरिकली सेम होते हैं फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये पॉइंट्स आप सारे ध्यान रखना फॉर रेडिएशन. इसके बाद एक और रहता है दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो उसको हम यहां से डिस्कस कर लेते हैं. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट है बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टीफेंस लॉ से ही हमने डिराइव किया उसको, इट इज नॉट अ न्यू थिंग, स्टीफेंस लॉ से ही डिराइव्ड है. जस्ट एक सेकेंड, यस, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और वीन्स लॉ, ये दो रहते हैं. पहले वीन्स लॉ डिस्कस कर लेते हैं. वीन्स लॉ दिस सेज दैट कि अगर ये हमारे पास मान लो कोई ब्लैक बॉडी है, इस टेम्परेचर T1 पर एनर्जी रेडिएट करेगी ये ब्लैक बॉडी. ठीक है, ये जो ब्लैक बॉडी ने एनर्जी रेडिएट करी है इट कंटेन्स मैनी वेवलेंथ्स, बहुत सारी वेवलेंथ है. जैसे सन जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है इट कंटेन्स मैनी वेवलेंथ्स, सन को आप ब्लैक बॉडी ट्रीट कर सकते हो. अगर हम डिफरेंट वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी चेक करें, दिस इज व्हाट वी वांट. डिफरेंट वेवलेंथ की
लैम्डा 1 वेवलेंथ की एनर्जी कितनी थी, लैम्डा 2 की एनर्जी, बिकॉज दिस एनर्जी, दिस इज द टोटल एनर्जी विच इज सिग्मा ए टी पावर 4, ये टोटल एनर्जी है, ठीक है। ये टोटल एनर्जी बहुत सारी वेवलेंथ्स का मिक्सचर है, तो हम चेक सेग्रीगेट करना चाहते हैं अलग अलग वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग। देन द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। एट टेम्परेचर T1 देयर इज अ पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा 1 कह लो, जिसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। अब हमने इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T1 से बढ़ा के T2 कर दिया। ऑफ कोर्स ये ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा, ज्यादा एनर्जी रेडिएट कर रहा है। अब हम चेक करना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स के करस्पॉन्डिंग कितनी कितनी एनर्जी है, ठीक है। तो अब जो ग्राफ आएगा, नेचुरली ग्राफ ऊपर जाएगा ऐसे, क्योंकि ज्यादा एनर्जी रेडिएट कर रहा है, बट द पीक, जहां पे पीक आ रहा है वो वेवलेंथ घटेगी। ओके, तो जैसे जैसे आप इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग ये सबसे ज्यादा एनर्जी रेडिएट कर रहा है, वो वेवलेंथ घटती जाएगी। आपने ऑब्जेक्ट को गर्म करना शुरू किया, आयरन को गर्म करते गए रेड हॉट अपीयर हो रहा है। इसका मतलब इस वक्त ये जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उसमें रेड वाले रेडिएशन सबसे स्ट्रांग है। और गर्म करते जाओगे और गर्म करते जाओगे, ब्लू अपीयर होगा। इसका मतलब अब ब्लू वाले सबसे ज्यादा आ रहे हैं, पहले रेड अपीयर होगा फिर ब्लू। वेवलेंथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग रेडिएटेड एनर्जी सबसे ज्यादा है, वो वेवलेंथ घटती जाएगी, और उस वेवलेंथ और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का प्रोडक्ट आता है कांस्टेंट। दिस इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी सबसे ज्यादा रेडिएट हो रही है, वो घटती जा रही, डिस्प्लेस हो रही है। दिस इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और इस कांस्टेंट की वैल्यू फॉर अ ब्लैक बॉडी आती है 0.288 सेंटीमीटर केल्विन। दिस इज द वैल्यू, सेंटीमीटर केल्विन। मीटर में कन्वर्ट कर लेना अगर न्यूमेरिकल्स पे आपके सामने आए, या नैनोमीटर, या जो भी वेवलेंथ चाहिए हो, ठीक है। दिस इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब आते हैं, लास्ट बस एक रह गया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बेसिकली स्टीफेंस लॉ से ही डिराइव्ड है। अगर हमारे पास कोई सपोज दैट लिक्विड है, ऐसे लिक्विड है, इसका सराउंडिंग को एक्सपोज, ये सपोज दैट मैंने इंसुलेशंस कर दिए साइडों में, इसका सराउंडिंग को जो एक्सपोज्ड एरिया है दैट इज कैपिटल ए, तो ये रेडिएशन के थ्रू एनर्जी रेडिएट करेगा। दिस सरफेस एरिया इज ए। अगर इस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर थीटा और सराउंडिंग के टेम्परेचर थीटा नॉट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 10, 15, 20, 30 डिग्री तक, ठीक है, तो फिर द न्यूटन्स लॉ सेज दैट द रेट एट विच एनर्जी इज रेडिएटेड, जैसे स्टीफेंस लॉ में अभी अभी हमने देखा, एनर्जी रेडिएटेड, नेट एनर्जी रिलीज्ड वाज E सिग्मा A T पावर 4 माइनस T नॉट पावर 4। उसी को सिंप्लीफाई करके न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बनता है। तो अब उतना टाइम तो नहीं है रिवीजन में मैं पूरा उसको डिराइव करके दिखाऊं, उसी से आता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज नॉट अ न्यू थिंग, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम स्टीफेंस लॉ अंडर द अप्रोक्सीमेशन कि थीटा और थीटा नॉट में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, 10, 15, 20 डिग्री, 25 डिग्री तक। So the rate at which energy is released is equal to some constant into surface area into the difference in temperature, ये आता है, ठीक है। सरफेस एरिया भी आ रहा है, ध्यान रखना। एंड देन डेल्टा क्यू को आप ms डेल्टा थीटा लिख सकते हो। मान लो डेल्टा टी में इस लिक्विड का टेम्परेचर गिर गया डेल्टा थीटा, तो ms उधर चला जाएगा। सो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू, माइनस साइन वैसे आता है बट मैंने यहाँ पे थीटा माइनस थीटा नॉट कर दिया तो वो नहीं आएगा। दिस इज k अपॉन एम एस ए टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। ये एक्चुअली रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर है, जिसको आप रेट ऑफ कूलिंग भी कह सकते हो, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो द रेट एट विच टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट, एंड दिस आई कैन राइट delta theta by delta t some constant b times theta minus theta naught, या फिर डिफरेंशियल फॉर्म में d theta by dt, माइनस साइन लगा लेना।
दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट। माइनस साइन इसलिए क्योंकि टेम्परेचर गिर रहा है, ठीक है। सेम रिलेशन आप हीटिंग पे भी लगा सकते हो। मान लो इसका टेम्परेचर थीटा कम हो, थीटा नॉट ज्यादा हो, तो एनर्जी आएगी। सेम रिलेशन फिर हीटिंग के लिए भी लगा देना, माइनस साइन हटा देना क्योंकि फिर थीटा बढ़ रहा होगा। और एक बात याद रखना, अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाऊंगा तो प्लीज ध्यान रखना इस बी के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। सरफेस एरिया छुपा है, मास बॉडी का और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया ना कि बॉडी 1 बॉडी 2, एक ही बॉडी के लिए मैं लगाऊं, मैं एक ही बॉडी के लिए बोलूं, ऐसा क्वेश्चन अभी कर लेते हैं कि इसका टेम्परेचर 60 से 50 हुआ, फिर 50 से 40 हुआ, तो एक ही बॉडी की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं। अलग अलग बॉडीज की बात चल रही है तो प्लीज ध्यान रखना सरफेस एरिया, मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेक करना, दोनों में फर्क तो नहीं है, फर्क है तो उसे काउंट करके चलना पड़ेगा। सिंगल बॉडी की बात हो रही है, यूज करो इसको, इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे इस तरह से क्वेश्चन है हमारे सामने, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड, कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस हुआ 30 सेकेंड्स में, तो फिर 55 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लगेगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर हमें गिवन है, लेट्स से 45 डिग्री सेल्सियस। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे तो सीबीएसई में भी, स्कूल एग्जाम में भी आपसे पूछे गए होंगे लास्ट ईयर, बट सेम। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में इतने ही आते हैं, हाँ वो याद रखना, वो अलग अलग लिक्विड हुए तो मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एरिया, उसका ध्यान रखना। तो ये एक ही लिक्विड है, तो अगर इंटीग्रेशन से करना है, सो डी थीटा बाई डी टी वॉज माइनस सम कॉन्स्टेंट टाइम्स, माइनस इधर ले गया, थीटा माइनस थीटा नॉट, इसको इधर ले आओ, डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट आ गया, माइनस बी डी टी, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, टाइम जा रहा है 0 से t, ये आ जाएगा, टेम्परेचर है 60 से, पहले केस के लिए 55, बाद में लिमिट्स रख देता हूँ मैं, ln ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट, दिस इज माइनस बी टी बन जाएगा, ये लिमिट्स लगा लो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 60 से 55 तक, तो ये बनेगा ln ऑफ 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 अपॉन 55 माइनस 45, वो ln ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा नॉट माइनस ln थीटा 1 माइनस थीटा नॉट करोगे तो ये बनेगा। 60 मैंने पहले ले लिया तो माइनस साइन राइट साइड से हटा लो, थोड़ा मैं स्टेप्स कम करके सॉल्व कर रहा हूँ, ये आ गया। ये टाइम हमें 30 गिवन है, सो ln ऑफ ये हमारे पास आ गया 15/10, ln ऑफ 3/2 आ गया b इंटू 30, ये पहली इक्वेशन। अब इसी को यूज कर लो और इस बारी लिमिट्स हैं 55 से 50, 55 से 50, मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, ये आएगा ln ऑफ 50 माइनस 45 माइनस ln ऑफ 55 माइनस 45, दिस इज माइनस बी टी, सो दिस माइनस दिस, इसको रिवर्स कर दो तो ये आ गया ln ऑफ 10/5, दिस इज इक्वल टू बी टी, ये आ गया ln ऑफ 2, b की वैल्यू यहाँ से रख दो, ln ऑफ 3/2 अपॉन 30 सेकेंड्स, दिस इज t, इसको सॉल्व कर लो, t लगभग 51.8 सेकेंड्स आ जाता है टाइम। तो एक तो ये तरीका है, आपके सामने चारों ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी, आप चेक करना, लॉग से सॉल्व करना है या एक एवरेज मेथड है उससे सॉल्व करना है, वो आप देख लेना, ठीक है। जैसे ये लॉग वाले मेथड से हो गया, नोट कर लेना इसको, और फिर अगर हम इस क्वेश्चन को एवरेज वाले मेथड से करना चाहें, देन एवरेज वाले मेथड के लिए सेम क्वेश्चन को ही अगर हम सॉल्व करना चाहें, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट करके आंसर आएगा। डेटा वॉज कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस हुआ 30 सेकेंड्स में, तो 55 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लगेगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नॉट हमें गिवन है 45 डिग्री। सो ये जो फॉर्मूला था ना, माइनस ऑफ डी थीटा बाई डी टी इज सम कांस्टेंट टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट, जहाँ पे थीटा था एक पर्टिकुलर मूवमेंट का टेम्परेचर, इसी पे एवरेज मेथड हम लगा देते हैं,
सो माइनस ऑफ डी थीटा की जगह डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू बी टाइम्स थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट। ठीक है, और डेल्टा थीटा को मैं इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर घट रहा है तो डेल्टा थीटा निगेटिव होगा। पहले केस के लिए लगाओ 60 से 55, डेल्टा थीटा आएगा 55 माइनस 60 माइनस 5, माइनस ऑफ माइनस ये हो गया 5, टाइम था 30 सेकेंड्स लगा। दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स एवरेज, 60 से 55 का एवरेज आएगा 57.5 माइनस थीटा नॉट इज सराउंडिंग 45। ये तरीका है। यहां पे डेल्टा थीटा की वैल्यू रख देते हैं मैग्नीट्यूड के साथ, यहां पे थीटा की एवरेज वैल्यू। दूसरे केस के लिए अप्लाई करो इसी फॉर्मूले को, सेम वे इसी फॉर्मूले को दूसरे के यहीं पे अप्लाई कर देते हैं। दूसरे केस के लिए 55 से 50, तो डेल्टा थीटा आ रहा है -5 माइनस ऑफ -5, टाइम अननोन है इस बारी t, कांस्टेंट वही रहेगा क्योंकि सेमी लिक्विड है। 55 से 50 एवरेज आ गया 52.5 माइनस 45, इसे सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, डिवाइड कर दो t आ जाएगा। एग्जैक्ट नहीं आता, वो एग्जैक्ट आंसर है, ये थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट करके वो आप ऑप्शंस चेक करोगे ABCD एग्जाम में, आपको आइडिया लग जाएगा एवरेज मेथड से करना ठीक है या लॉग लेके। अगर तो ऑप्शंस में ही ln टर्म है फिर तो लॉग वाले मेथड से ही करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट हीट ट्रांसफर। न्यूमेरिकल्स की अब आप इसके प्रैक्टिस करो, आई विल शेयर अ शीट, और फिर हम अगली क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 2 और लेक्चर्स में ये रिविजन हीट एंड थर्मो का खत्म हो जाना चाहिए। थैंक यू।